जय हिंद एवरीवन, दिस इज सनी शर्मा। वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ नर्सिंग अड्डा 24/7। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो सभी बच्चे, सबसे पहले तो जो नए जुड़े हैं हमारे चैनल के साथ, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। ठीक है, आज के सेशन में हम एक बहुत इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, और टॉपिक है आपके सामने कि यूरोपियंस का आगमन। हम बहुत बार सोचते हैं, जो हमारी मॉडर्न हिस्ट्री है, हम हिस्ट्री को एंशियंट, मॉडर्न, मिडिवल में पढ़ते हैं। अभी मॉडर्न हिस्ट्री की शुरुआत कहाँ से हुई, यूरोपियंस का जो आगमन था क्यों हुआ, कैसे हुआ, ठीक है, किसके द्वारा, कौन पहले आए, ठीक है, ये सारी चीज़ें जो है हमारे दिमाग में आती हैं और हम जो है हिस्ट्री में पढ़ते भी हैं, राइट। तो आज के सेशन में हम यही जो है शुरुआत जहाँ से हुई, हम उसको डिस्कस करने वाले हैं। आप लोगों ने कभी सोचा है कि यूरोपियंस भारत में आए क्यों, और जिस रास्ते से आए वो रास्ता कौन सा था? क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो वो एक जो ट्रेड रूट बनता है इनका, ये भी आपका काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं कि यूरोप की अगर हम बात करें, यूरोप से इंडिया तक का आने का जो ये रूट है, अब मेडिटेरेनियन के थ्रू होते हुए लैंड रूट, सी रूट, दोनों ही आपके जो है यहाँ पर रूट्स बनते थे जिसमें इंडिया आया जा सकता था। लेकिन उन्होंने नए रूट को डिस्कवर क्यों किया, ठीक है, नए रूट की डिस्कवरी क्यों की गई, ये सारी चीज़ें हम इसमें डिस्कस करेंगे। ऑलराइट, तो शुरू करते हैं आपका ये डिस्कशन। सबसे पहली बात कि यूरोपियंस भारत आए क्यों आए, ट्रेड के लिए आए, किस वजह से आए। तो अगर हम शुरुआत की बात करें, मतलब जब से सिविलाइजेशन शुरू हुआ था, तो सिविलाइजेशन के शुरू होते होते ही यूरोप और इंडिया के जो ट्रेड रिलेशंस हैं हमें तभी से देखने को मिलते हैं। ठीक है, इंडियन जो आपके रॉ मटेरियल स्पेशली जो होते थे, जैसे कि कॉटन है, सिल्क है, स्पाइसेस हैं, ये मसाले वगैरह, ये सारी चीज़ें यूरोप की मार्केट में जो है बेची जाती थी, इंडिया से ले जाकर यूरोप की मार्केट में बेची जाती थी। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें कि बाद में जो ये डिमांड है ये कैसे बढ़ी, क्यों बढ़ी, अगर हम बात करें तो देखो 15th सेंचुरी आते आते जो यूरोपियन मार्केट है, यूरोपियन मार्केट में जो इंडियन गुड्स हैं उनकी डिमांड काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई। किस वजह से बढ़ गई? क्योंकि जो यूरोप है काफ़ी डेवलपमेंट कर रहा था, जिसमें उसके जो कल्टीवेशन के जो मेथड्स हैं उनमें बढ़ोतरी हुई। ठीक है, यहाँ पर हमें साइंटिफिक जो क्रॉप रोटेशन है वो देखने को मिलती थी, जिसमें अलग अलग सीजन में अलग अलग फसलों को वो ग्रो करते थे, उगाते थे, जिससे जो सॉइल की फर्टिलिटी है वो भी अच्छी हो रही थी। अब यहाँ पर इसमें क्रॉप्स कौन कौन सी मेंशन थी? बाकी क्रॉप्स के साथ साथ जो आपकी ग्रास होती है, लेग्यूम, इस तरह की फसलें भी यहाँ पर शामिल थी। और ये जो आपकी क्रॉप्स होती हैं ये बहुत हेल्दी होती हैं शीप और कैटल्स के लिए, उनकी हेल्थ के लिए काफ़ी इम्प्रूव्ड उनकी हेल्थ हो जाती है इससे, और वो चारे के रूप में इसमें इस्तेमाल की जाती थी। और जब शीप की, कैटल की, इनकी हेल्थ अच्छी होती है तो यूरोप है, यहाँ पर जो मीट है उसकी भी डिमांड्स, उसकी भी प्रोडक्शन बढ़ जाती है। ठीक है, मीट की सप्लाई जो है इससे इंक्रीज़ हुई। अब मीट की सप्लाई इंक्रीज़ हुई, उसको प्रिजर्व करने के लिए, संरक्षित रखने के लिए, और उसको सेल करने के लिए या फिर उसको कुक करने के लिए, हर तरीके के लिए जो है यहाँ पर स्पाइसेस की यानी मसालों की आवश्यकता पड़ी। ठीक है, और ये मसाले कहाँ से आएंगे? इंडिया से। यानी अब जो है इंडियन गुड्स की डिमांड, स्पेशली स्पाइसेस की, ठीक है, कॉटन की डिमांड जो है यहाँ पर बढ़ गई थी यूरोपियन मार्केट में। लेकिन अगर हम रूट की बात करें तो ऐसा क्या था कि यूरोप से मेडिटेरेनियन ना होके, इस लैंड रूट और सी रूट का इस्तेमाल ना करके इन्होंने एक नए रूट की डिस्कवरी की। तो इसके पीछे एक वजह थी, जो ओटोमन तुर्क्स इसके पीछे सबसे बड़ी वजह थी। इन्होंने क्या किया, यहाँ पर कॉन्स्टेंटिनोपल जो था उसको एक्वायर कर लिया। ठीक है, कॉन्स्टेंटिनोपल को एक्वायर कर लिया, जो प्रेजेंट डे आपका क्या है, इस्तांबुल है। ओटोमन तुर्क्स के द्वारा इसको जो है 1453 में कैप्चर कर लिया गया। 1450 से पहले हमारा जो ये ट्रेड होता था वो उसी मेडिटेरेनियन के रास्ते ही होता था, लेकिन इसके बाद जब ओटोमन तुर्क्स ने इसको कैप्चर कर लिया यहाँ के एरिया को, तो अब जो है यूरोपियंस यहाँ से ट्रेड नहीं कर सकते थे, क्योंकि ओटोमन तुर्क्स और यूरोपियंस के बीच में दुश्मनी थी। ऑलराइट, तो दिस वाज द रीज़न कि उनको जो है एक नए रूट की डिस्कवरी करने के ज़रूरत पड़ी।
ठीक है। और अब ये जो नया रूट था इसकी डिस्कवरी के लिए आपका स्पेन और पुर्तगाल में थोड़ा सा कंपटीशन बढ़ रहा था, ठीक है। इन दोनों में ही कंपटीशन चल रहा था कि पुर्तगाली चाहते थे हम इसको डिस्कवर करें और हमारी मोनोपोली हो, सेम स्पेन चाहता था। ऑलराइट, तो अगर हम स्पेन के वास्को ड गामा की बात करें, स्पेन से जो है आपका वास्को ड गामा नहीं बल्कि क्रिस्टोफर कोलंबस, ठीक है। क्रिस्टोफर कोलंबस एक नाम हमें देखने को मिलता है, ठीक है। यहाँ पर एक स्टोरी आती है कि जब इंडिया की डिस्कवरी चल रही थी, इंडिया को डिस्कवर करना था, एक नए रास्ते से जाना था इंडिया तक, तो वहाँ पर क्रिस्टोफर कोलंबस स्पेन से वो भी जो है निकले। उनका ये मानना था कि भाई जो पृथ्वी है वो क्या है, गोल, ठीक है। पृथ्वी क्या है, गोल है, और पृथ्वी गोल है इसका मतलब क्या है कि हम यहाँ से जो है वेस्ट की तरफ मूव करते हैं, ठीक है। वेस्ट की तरफ मूव करेंगे, वेस्ट की तरफ मूव करेंगे और मूव करते करते हम पीछे के रास्ते से जो है इंडिया पहुंच जाएंगे। इनका ये मानना था, ठीक है। उस समय अप्रिशिएट किया गया इनके इस थॉट को, तो वो जो है अपने रूट पर निकल पड़े, ठीक है। वो अपने, इनको स्पॉन्सर किया गया वहाँ की गवर्नमेंट के द्वारा और ये अपने रूट पर स्पेन से निकल पड़े वेस्ट की तरफ। अब ये वेस्ट में जाते जाते पहुँच गए एक जगह पर, लेकिन अमेरिका, ठीक है। वो जगह थी अमेरिका, इंडिया की बजाय अमेरिका जा पहुँचे। वो एक सॉन्ग है ना, जाना था जापान पहुँच गए चीन समझ गए ना, तो कुछ उस तरह का ही यहाँ पर हुआ। और गूगल मैप्स की स्थिति आज भी ख़राब है, कहीं पर भी पहुँचा देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये अमेरिका पहुँच गए, लेकिन इनको वहम अब भी यही था कि ये इंडिया में है। ऑलराइट, तो इसके बाद यहाँ पर एक समझ जो इनको एक जो चीज़ समझ आई कि केवल यहाँ पर एक यही कॉन्टिनेंट एग्जिस्ट नहीं करता, और भी बहुत सारे कॉन्टिनेंट्स हैं। उस वक्त तो डिस्कवरी हुई नहीं थी, ठीक है, और भी बहुत सारे कॉन्टिनेंट्स डिस्कवर करने बाकी थे। इनको यहाँ पर ये चीज़ रियलाइज़ हुई जब अमेरिका की इसने डिस्कवरी कर ली। तो यहाँ पर एक पॉइंट ये भी है कि क्रिस्टोफर कोलंबस ने जो है स्पेन से यहाँ पर अमेरिका की डिस्कवरी की 1492 में। अब आते हैं पुर्तगाल पे, ठीक है। तो यहाँ पे पुर्तगाल में अगर हम देखें तो पुर्तगाल से आपका जो केप ऑफ गुड होप, ये जो हमारा रूट बनता है, ठीक है, वाया केप ऑफ गुड होप जो हमारा रूट बनता है, जिसकी डिस्कवरी की गई। अफ्रीका का सबसे साउदर्न मोस्ट पॉइंट जो है आपका केप ऑफ गुड होप, यहाँ से जाते जाते जो है इंडिया पहुँचे पुर्तगाली, ठीक है। पुर्तगाली वास्को ड गामा कैलिकट पहुँचे थे ये, और यहाँ से जो है फिर एक ट्रेड की पोर्टुगीज़ के साथ सबसे पहले शुरुआत होती है, ठीक है। वास्को ड गामा कैलिकट के सी पोर्ट पे पहुँचे। कैलिकट आपका केरला में कोझिकोडे सिटी है, ठीक है। प्रेजेंट डे अगर हम बात करते हैं तो बहुत सारे बच्चे ऐसे कलकत्ता इसको समझते हैं, कैलकटा समझते हैं, बट वो नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे 20 मई 1498 एक इम्पॉर्टेंट डेट, जब वास्को ड गामा जो है कैलिकट पहुँचे थे। किंग जैमोरिन थे वहाँ पर इनका स्वागत करने के लिए, ठीक है। और बहुत सारे ट्रेड को प्रमोट करने के लिए काफ़ी विशेषाधिकार, काफ़ी प्रिविलेजेस जो है इनको दिए गए, ठीक है, किंग जैमोरिन के द्वारा कि आओ आप लोग यहाँ पर ट्रेड करिए। फिर ये अपना 3 महीने के बाद, मतलब यहाँ पर 3 महीने रहने के बाद जो है बोरिया बिस्तरा बांध के एक रिच कार्गो के साथ वापस से यूरोप जो है कूच कर जाते हैं, और वहाँ जाकर यूरोपियन मार्केट में उस रिच कार्गो को वो 60 गुना दाम पे बेचते हैं। मतलब इतने दाम पे बेचते हैं कि इनकी पूरी यात्रा का 60 गुना प्रॉफिट इनको वहाँ पर मिलता है, ठीक है। और फिर ये वापस से आते हैं 1501 में, 1501 एडी में वापस से जो है यूरोप से, पोर्टुगल से इंडिया वापस आते हैं, ठीक है। और यहाँ पर एक फैक्ट्री सेटअप करते हैं कैनेनोर में, ठीक है। कैनेनोर में ये आपकी फैक्ट्री इनके द्वारा जो है इस्टेब्लिश की जाती है, और यहाँ से जो है ट्रेड लिंक्स की शुरुआत हो जाती है इंडिया और पुर्तगाल के बीच में, ठीक है। इंडिया और पुर्तगाल के बीच में ट्रेड लिंक की शुरुआत हो जाती है, और कैनेनोर, कैलिकट, कोचीन, ये तीनों ही पोर्ट्स को ये एक्वायर कर लेते हैं, एज अ ट्रेडिंग पॉइंट इनके ये बन जाते हैं। अब थोड़े टाइम के बाद पोर्टुगीज़ जो है इनकी डिमांड्स आने लगती हैं कि भाई यहाँ पर जो मुस्लिम्स हैं वहाँ पर ट्रेड कर रहे थे, ठीक है। मुस्लिम्स भी जो हैं अपना व्यापार में काफ़ी एक्टिव थे, तो इनको ये ऐसे ज़रूरत फील हुई कि भाई हमें जो है यहाँ पर मोनोपोली इस्टेब्लिश करनी चाहिए, और इसके लिए इनको साइड करना था मुस्लिम्स को, ठीक है, मुस्लिम ट्रेडर्स को। तो यहाँ पर किंग जैमोरिन से इन्होंने जो है रिक्वेस्ट की कि
कि भाई आप मुस्लिम ट्रेडर्स को यहाँ से हटा दो, हमें मोनोपोली चाहिए। बट किंग जैमोरिन ने जो है इनके इस प्रस्ताव को खारिज कर दिया। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में फिर होता है मिलिट्री फेस ऑफ। ठीक है, मिलिट्री फेस ऑफ हुआ जिसमें जैमोरिन हार गया, और जैमोरिन के हारने के साथ साथ यहाँ पर पोर्टुगीज का ट्रेड में एक मोनोपोली यहाँ पर इस्टेब्लिश हो गई। एक पावरफुल जो एंटाइटी है वो यहाँ पर एक उभर के आए। फिर इनका पहला गवर्नर 1505 एडी में, 1505 एडी में इनका फर्स्ट गवर्नर जो भारत में आया, फ्रांसिस्को डी अल्माइडा। ठीक है, फ्रांसिस्को डी अल्माइडा ये अपने इंडियन ओशन की जो ब्लू वाटर पॉलिसी है, ये भारतीय जो ये हिंद महासागर है, इंडियन ओशन है, यहाँ पर अपना वर्चस्व स्थापित करना चाहते थे, यहाँ पर भी मोनोपोली चाहते थे, और इसके लिए इन्होंने ब्लू वाटर पॉलिसी पे जो है काम किया, इसकी स्थापना की। और कार्टर्स एक नवल ट्रेड लाइसेंस इन्होंने जो है यहाँ पर लागू किया। ठीक है, इशू किया गया पोर्टुगीज कंपनी के द्वारा, इंडियन ओशन में अगर किसी को ट्रेड करना है तो उसके पास ये कार्टेज जो लाइसेंस है ये होना चाहिए। ठीक है, तो ये भी नाम आपको याद रखना एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद 1509 एडी में आपके अल्फोंसो डी एल्बुकर्क आपके सेकंड गवर्नर जो पोर्टुगीज से यहाँ पर आते हैं। अब इनको माना जाता है रियल फाउंडर पोर्टुगीज पावर का इंडिया के अंदर। ठीक है, इंडिया के अंदर इनको रियल फाउंडर माना जाता है। इन्होंने भी जो है पोर्ट इस्टेब्लिश किया था। ठीक है, फैक्ट्रीज इस्टेब्लिश की थी। और यहाँ पर नेक्स्ट जो 1530 एडी में एक इम्पोर्टेंट नाम एज अ गवर्नर नीनो डा क्यूना यहाँ पर आते हैं। 1530 एडी में ये गवर्नर बनते हैं। इन्होंने भी इंडियन कोस्ट के अलोंग काफ़ी बड़े एरिया को एक्वायर कर लिया था, दीव, दमन, बसाइन, किंग बहादुर शाह से। ठीक है, और सेलसेट, गोवा, ये सारे इन्होंने जो हैं एक्वायर कर रखे थे। ठीक है, और 16th सेंचुरी के बाद जो पोर्टुगीज़ की पावर है वो डिक्लाइन होना स्टार्ट हो गई थी, लेकिन इनका जो कंट्रोल है कुछ भारत के कुछ हिस्सों में वो 1961 तक, 1961 तक रहा था। ठीक है, 1961 तक रहा था बहुत सारे हिस्सों में जो इनका, जैसे कि गोवा, दीव, दमन। ठीक है, पुर्तगालियों का जो कैप्चर है इन्होंने जो 1961 तक यानी इंडिया के इंडिपेंडेंस के बाद तक जो है कैप्चर करके रखा था यहाँ पे। ठीक है, और आप सबको एक इम्पोर्टेंट फैक्ट मैं यहाँ पर बता दूं कि ऑपरेशन विजय के तहत जो है पुर्तगालियों से गोवा को जो है रिकैप्चर किया गया था इंडियंस के द्वारा। ठीक है, ऑपरेशन विजय, यहाँ पर आपकी जल सेना, वायु सेना, थल सेना तीनों ने ही जो है अटैक करके 36 घंटे का ये मिशन था आपका, और इसमें आपके काफ़ी इंडियंस और पुर्तगाली जो है मारे गए थे, लेकिन फाइनली जो है इसको हमने एक्वायर कर लिया वापस से ऑपरेशन विजय के तहत। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू के टाइम पे जो है ये वाक़या हुआ था। अब यहाँ पे एक चीज़ आती है कि अगर हम बात करें तो पुर्तगालियों के कुछ जो पॉजिटिव इम्पैक्ट उस टाइम पे थे, जैसे कि फर्स्ट प्रिंटिंग प्रेस जो गोवा में थी इनके द्वारा लाई गई। ठीक है, उसके अलावा जो टोबैको, टोमेटो, पोटैटो एंड चिलीज़, इनकी जो कल्टीवेशन है उसको भी इंट्रोड्यूस करवाया गया पुर्तगालियों के द्वारा। ठीक है, पहली प्रिंटिंग प्रेस गोवा में इन्होंने इस्टेब्लिश की। तो पहले जो यूरोपियंस जिनका आगमन हमारे भारतीय भूमि पर हुआ वो थे पुर्तगाली। इसके अलावा कौन कौन सी पावर्स आई थी, इससे आगे आने वाली वीडियोस में आपको बताया जाएगा। हमारे साथ जुड़े रहिए आप सभी इसी तरह की रोचक जानकारियों के लिए जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है, और जितने भी बच्चे यहाँ पर प्रिपरेशन कर रहे हैं उन सभी बच्चों के लिए आपको चैट सेक्शन में एक लिंक गिवन है। आप सभी बच्चे उस लिंक पे जैसे ही क्लिक करते हैं तो आपके सामने आपके बैचेस रहेंगे। जो भी बच्चे यहाँ पर नर्सिंग एग्ज़ाम्स को टारगेट कर रहे हैं, आपके किसी भी एग्ज़ाम से रिलेटेड आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, उन सभी के लिए बैचेस हैं। अड्डा 24/7 नर्सिंग के इस प्लेटफॉर्म पे आपको सारे बैचेस मिलते हैं। ठीक है, नर्सिंग सुपरिटेंडेंट का यहाँ पर आपको जो लिंक गिवन है, तेजस लिंक आपको जो गिवन है, उस पर जैसे ही आप क्लिक करते हैं यहाँ पर आपके सामने बैच अपीयर होगा। आपको बाय नाउ पे क्लिक करना है और कूपन कोड का इस्तेमाल करना है Y937। ठीक है, Y937। इसको जैसे ही आप अप्लाई करते हैं आपको ओवरऑल 78% डिस्काउंट के साथ ये बैच मिल जाएगा। देखिए, आप सभी YouTube पे क्लासेस लेते हैं,
आप सभी को पता है, आपके फैकल्टीज़, आपके मेंटोर्स जैसे आपको गाइड करते हैं, इतने अच्छे से समझाते हैं, आप लोगों के साथ इतनी मेहनत करते हैं, ठीक है। और हम कभी कभी सोचते हैं कि केवल अपनी सेल्फ स्टडी से ही जो है हम किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स को जो है क्लियर कर पाएंगे। बिल्कुल सही बात है आपका ये सोचना, आपका ये कॉन्फिडेंस, एक इतना कॉन्फिडेंस हमें चाहिए भी अगर हम इतने बड़े लेवल पर कोई तैयारी करते हैं। लेकिन बच्चे, आपको एक चीज़ समझने की ज़रूरत है कि कभी कभी हमारी मेहनत गलत दिशा में अगर चली जाती है और जिसमें हमें ये वहम रहता है कि हाँ, हम सही दिशा में अपनी तैयारी कर रहे हैं, अगर हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, हम सब कुछ पढ़ रहे हैं, तो हम ज़रूर सिलेक्शन ले जाएंगे। लेकिन बच्चे, हार्ड वर्क के साथ साथ यहाँ पर स्मार्ट वर्क की भी ज़रूरत पड़ती है। आपको अगर सच में सिलेक्शन चाहिए तो आपकी मेहनत को एक सही दिशा की भी ज़रूरत होती है। और वो राइट जो गाइडेंस है, आपसे ऊपर जो आपके मेंटोर्स होते हैं, जो ऑलरेडी उन चीज़ों को एक्सपीरियंस कर चुके हैं, ठीक है, काफ़ी टाइम से आप लोगों को पढ़ा रहे हैं, अच्छा खासा जो अनुभव लेके आपको यहाँ पर मेंटोर कर रहे हैं, गाइड कर रहे हैं, उनकी आपको ज़रूरत है। और जो ये बैच मैं आपको बता रही हूँ, ऑलमोस्ट फ्री मानिए आप ये, ठीक है, ऑलमोस्ट फ्री आपको ये प्राइस नज़र आना चाहिए जब आप इसके फीचर्स को देखते हैं। एक एस्पिरेंट को तैयारी करने के लिए जिस जिस चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है, हर एक चीज़ आपको ये बैच प्रोवाइड करता है। चाहे फिर आपके मॉक टेस्ट हैं, चाहे आपके डेली PDF मटेरियल आपको मिलता है, आपको डेली प्रैक्टिस पेपर्स मिलते हैं, सबसे बड़ी बात, आपको नर्सिंग और नॉन नर्सिंग, ठीक है, दोनों ही सब्जेक्ट्स यहाँ पर कवर करवाए जाएंगे विद थ्योरी, डिटेल्ड थ्योरी के साथ, है ना, और बायलिंगुअली कवर करवाए जाएंगे, यानी आप चाहे जिस भी माध्यम से हैं, आप सभी बच्चों के लिए ये बैच बिल्कुल एक्टिव है। ऑलराइट, तो और क्या चाहिए एक प्रिपरेशन के लिए, और आपकी एक हेडेक भी मिट जाती है कि आप सही डायरेक्शन में प्रिपेयर कर रहे हैं या नहीं, कहीं आपकी सारी मेहनत विफल ना हो जाए जब आप एग्ज़ाम देने बैठो। तो उन सभी चीज़ों से बचिए और एग्ज़ाम के लिए, अपनी प्रिपरेशन के लिए इस बैच के अंदर ज़रूर एनरोल करिए, ठीक है। इसी तरीके से आपका ये जो तेजस बैच है, आपके बाकी एग्ज़ाम्स जैसे नोरसेट है, नोरसेट 8 के लिए आपका बैच बन चुका है, ठीक है। परिवर्तन बैच है आपके सामने, नोरसेट 8 के लिए परिवर्तन बैच स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। और इसके अलावा आपका जो सार्थक बैच है, फार्मासिस्ट की अगर हम बात करते हैं, फार्मासिस्ट के लिए सार्थक बैच आपका आप देख पा रहे हैं। सभी बैचेस में आपको इसी तरीके से एनरोल करना है, कूपन कोड का इस्तेमाल करना है डिस्काउंट के लिए Y937, ठीक है, Y937। ऑलराइट देन, तो आज की वीडियो में इतना ही। अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह की रोचक जानकारियों के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, जय हिंद।